All right, let's start with the class, inshallah, and let's solve past paper questions of work, energy, and power. सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने हाईलाइट किए हैं, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं इंशाल्लाह डिस्कस, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो वर्क एनर्जी पावर के। क्वेश्चन 4 से द कार ऑफ मास 1250 kg travels along a straight horizontal road, horizontal straight road। 1250 kg का एक एक 1250 kg की एक कार है जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है। इससे पता चलता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है विद इंक्रीजिंग स्पीड। स्पीड बढ़ रही है मतलब गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब दो बातें ध्यान में आती हैं, इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब है गेन के ही है, और एक और बात पता चलती है कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेटर देन जीरो। एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो तब होती है जब ऑब्जेक्ट की जो ड्राइविंग फोर्स है वो उसकी फ्रिक्शन से ज्यादा हो। जब ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा होती है मतलब आगे फॉरवर्ड फोर्सेज जो आगे ले जा रही हैं ऑब्जेक्ट को, और उसके अलावा जो बैकवर्ड फोर्सेज जो रेजिस्ट कर रही है मोशन को, तो फॉरवर्ड फोर्सेस बैकवर्ड फोर्सेस ओपोजिंग फोर्सेस से ज्यादा है। ड्राइविंग फोर्सेस हैं वो ओपोजिंग फोर्सेस से ज्यादा। द पावर प्रोवाइडेड बाय द कार्स इंजन इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 24 किलोवाट। अक्सर मैंने कहा था आपको ये कांस्टेंट ही लिखा होता है पावर। द रेजिस्टेंस टू द कार्स मोशन इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 600 N। पावर प्रोवाइडेड बाय द कार्स इंजन इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 24 किलोवाट। अच्छा, किलोवाट में दिया हुआ है तो आप फॉरन से इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करके 24,000 वाट कह दीजिएगा। द रेजिस्टेंस यानी कि फ्रिक्शन टू द कार्स मोशन इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 600 N। अच्छा, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिया हुआ है या रेजिस्टेंस दिया हुआ है। याद रखें कभी कभार वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी देता है, तो अगर वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस इस केस में निकालना होगा तो 600 को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस आएगा। तो याद रखें जब न्यूटन वाली चीज दी हुई है इसका मतलब फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, और अगर जूल्स वाली चीज दी हुई है तो इसका मतलब कि आपको वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिया हुआ लिखा हुआ भी होता है। ये एक मैं डायरेक्ट आपको चेकिंग के लिए बता रहा हूँ। कभी वो कहता है द वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस इज 600 जूल्स, मिसाल है, तो बच्चा जो है वो गलती कर जाता है, न्यूटन को जूल्स और जूल्स को न्यूटन समझ बैठता है। याद रखें जब आपको फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड देगा तो न्यूटन में देगा, और जब वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस देगा तो जूल्स में देगा। लिखा हुआ भी होगा वर्क डन, बट वर्क डन का वर्ड वर्ड अगर कभी जल्दी जल्दी में स्किप भी हो जाता है तो एटलीस्ट न्यूटन और जूल की का फैसला, न्यूटन और जूल का देखना आपको ये बता देगा कि ये क्या दिया हुआ। वैसे पढ़ा करें गौर से, रेजिस्टेंस दी हुई है या वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अच्छा, अब द पावर प्रोवाइडेड बाय द कार इंजन इज कांस्टेंट एंड द रेजिस्टेंस इज आल्सो कांस्टेंट, सो द स्पीड ऑफ द कार कैन नॉट एक्सीड 40। अब यहाँ पर ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसने मुझे फ्रिक्शन दी हुई है और इसने मुझे पावर दिया हुआ है, और ये दोनों कांस्टेंट है। इसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है इंक्रीजिंग स्पीड। अब इंक्रीजिंग स्पीड से मैं क्या पिक करूँ, तो इंक्रीजिंग स्पीड से आपको पिक करना है कि एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जीरो। और एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो तब होती है जब ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा। ड्राइविंग फोर्स के लिए आपको मैंने बताया पावर जब वो ड्राइविंग फोर्स निकालनी है तो P इक्वल्स टू एफ ही लगता है। एफ इज द ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स इज P अपॉन V। 24,000 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इज द ड्राइविंग फोर्स, एंड दिस इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन, तो इसको हम कर देते हैं ग्रेटर देन 600। तो सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो V लेस देन 40 आ जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि स्पीड ऑफ द कार कैन नॉट एक्सीड 40। ये देखें ये वर्किंग मैंने की होगी। इससे हमने ए ग्रेटर देन जीरो पिक किया। असल चीज़ है कि सवाल पढ़ के हमें पिक हो रहा हो कि हमें क्या देना चाह रहा है एग्जामिनर, और अकॉर्डिंगली फिर हम काम करें। अब ऊपर ये नॉर्मल रिएक्शन है, नीचे की तरफ वेट है, इसकी ज़रूरत है नहीं अभी। फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स है, बैकवर्ड फ्रिक्शन है। तो ड्राइविंग फोर्स को आगे ले जा रही है गाड़ी की, ड्राइविंग फोर्स आगे ले जा रही है, फ्रिक्शन रेजिस्ट कर रही है। तो पावर इक्वल्स टू एफ वी होता है, वेयर एफ इज द ड्राइविंग फोर्स एंड ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स पावर अपॉन वेलोसिटी। तो ड्राइविंग फोर्स क्योंकि फ्रिक्शन से ज्यादा है तभी एक्सेलरेशन हो रही है, तभी स्पीड इंक्रीजिंग है, इस वाले फैक्ट से मैंने कनेक्ट किया। ड्राइविंग फोर्स आप देख सकते हैं P अपॉन वी है, इसका मतलब 24,000 अपॉन वी। P तो पता नहीं है इसलिए 24, वी तो हमें साबित करनी है। तो ड्राइविंग फोर्स इज P अपॉन वी,
एंड दैट इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस विच इज 600। हमने किया तो आंसर आ गया v लेस देन 40। शो दैट द स्पीड ऑफ द कार कैन नॉट एक्सीड 40। एक्सीड 40 तो दूर की बात, 40 तक भी नहीं पहुंच सकती। तो यहाँ से हमने साबित कर दिया कि वेलोसिटी इज लेस देन 40, जब वो 40 से लेस ही है हमेशा। फॉर a to be greater than 0, for the speed to increase, it is mandatory that 24,000 upon v is greater than 600 and v is less than 40। अगर वेलोसिटी 40 से ज्यादा है तो फिर ये अचीवेबल नहीं है, जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई। इसीलिए यहाँ साबित कर दिया कि वेलोसिटी इज लेस देन 40, हम कह सकते हैं। हेंस स्पीड कैन नेवर एक्सीड 40। एंड स्पीड कैन नेवर एक्सीड 40। अच्छा, पार्ट 2 में कह रहा है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द कार एट एन इंस्टेंट। जब किसी इंस्टेंट पे हमें निकालना हो तो उसके लिए भी हम p इक्वल टू एफ यूज करते हैं। व्हेन इट्स स्पीड इज 15, तब तो और आसान हो गया, ये पावर पता है और स्पीड भी पता है। तो p अपॉन v से मेरे पास ड्राइविंग फोर्स का मैग्नीट्यूड ही आ जाएगा, और फिर ड्राइविंग फोर्स का जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसमें से फ्रिक्शन माइनस करके नेट फोर्स इक्वल टू m लगाऊंगा तो एक्सप्रेशन पता चल जाएगी। तो ड्राइविंग फोर्स वॉज 24,000 अपॉन v, और v अब पता चल चुका है, इट्स 24,000 अपॉन 15 माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू m। नेट फोर्स इक्वल्स टू m लगाया तो एक्सप्रेशन पता चल गई, 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए वर्किंग देखें कितनी कम है, और मार्क्स आपको क्विकली मिल गए। ये आपका सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन 4 डिस्कस्ड। स्क्रीनशॉट भी ले लें, और जो है वो मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दें, सबको समझ आ गया। यस, इसीलिए मैंने आपको कहा था ना कि जब हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर भी जब मैं नेट फोर्स इक्वल टू एम वाली इक्वेशन बनाता था तो उससे पहले मैं बताता था कि वेट ग्रेटर देन टेंशन है या टेंशन ग्रेटर देन वेट है। तो मैं हमेशा इनइक्वालिटी पहले बनवाता था। क्यों मैंने हमेशा इनइक्वालिटी पहले बनवाई? ताकि आपके भी जहन में रहे कि नेट फोर्स इक्वल टू एम ए बनाने से, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए से पहले भी एक चीज़ है जो लिखनी चाहिए। तो वो आदत अगर होगी तो मसला होगा ही नहीं। नेट फोर्स इक्वल टू एम ए जो है वो बात की कहानी होती है, उससे पहले इनइक्वालिटी बनती है कि फला फोर्स ड्राइविंग फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स से ज्यादा है। जैसे अगर वर्टिकल मोशन में एक पार्टिकल नीचे जा रहा था पुली में और एक नीचे ऊपर जा रहा था, तो जो नीचे जा रहा था उसका वेट टेंशन से ज्यादा था, और जो ऊपर जा रहा था उसका टेंशन वेट से ज्यादा है। वो हम पहले इनइक्वालिटी लिखते थे, फिर नेट फोर्स इक्वल टू एम ए पे आते थे। तो ये प्रैक्टिस फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। क्वेश्चन 5 देखते हैं। कार ऑफ मास 1150 kg travels up a straight hill inclined at 1.2 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। वर्क एनर्जी के साथ ये इंक्लाइन प्लेन के सवाल काफी मिक्स करता है। तो कार ऑफ मास 1150 kg travels up a straight hill inclined at 1.2 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द कार इज 975 मीटर। मुझे पता चल रहा है कि यहाँ गाड़ी ऊपर जा रही है, 1.2 डिग्री का मेरा एंगल है, सही है। नीचे की जो फोर्स है दैट इज एम जी साइन थीटा, और नीचे की तरफ एक और फोर्स है विच इज फ्रिक्शन। द रेजिस्टेंस द मोशन ऑफ द कार इज 975। अब अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ एक रेजिस्टेंस है विच इज 975, और नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा भी है। अगर नेट फोर्स इक्वल टू एम ए लगाते हैं तो देखिए, अब है ये वर्क एनर्जी पावर का सवाल, इसमें हम ड्राइविंग फोर्स इक्वल पी इक्वल टू एफ ई लगा रहे हैं, तो वर्क एनर्जी पावर का इक्वेशन भी यूज हो रहा है। नेट फोर्स इक्वल टू एम ए लगा रहे हैं, फोर्सेस का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है। कहीं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की जरूरत पड़ती है तो काइनेमेटिक्स भी यूज हो रहा है। इंक्लाइन प्लेन आ जाए, पुली आ जाए, तो वो भी यूज हो रहा है। तो मल्टीपल टॉपिक एक सवाल में मिक्स होने का ना बहुत ज्यादा मार्जिन होता है मैकेनिक्स के अंदर, तो आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना। द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द कार इज 975 न्यूटन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एट एन इंस्टेंट when it is moving with speed 16 meters per second। अब जब इंस्टेंट की बात करता है ना तो आपके ध्यान में फौरन पावर वाला एफ पी इक्वल्स टू एफ ई वाला फॉर्मूला घंटी बजनी चाहिए, और पावर अगर गिवन है तो फिर तो उसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। लेकिन इंस्टेंट के लिए ना वो पी इक्वल्स टू एफ ई वाला सबसे ज्यादा वर्क करता है। द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द कार इज 975। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एट एन इंस्टेंट। मतलब इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन निकालनी है, मतलब
नेट फोर्स इक्वल टू एम इस इंस्टेंट पे लगेगा, और नेट फोर्स इक्वल टू एम में जो ड्राइविंग फोर्स होगी वो पी इक्वल टू एफ वाले फॉर्मूला से ही निकलेगी। व्हेन इट इज मूविंग विद स्पीड 16 मीटर पर सेकंड एंड द इंजन इज वर्किंग एट अ पावर ऑफ 35 किलोवाट। अब वो यहाँ पर उसने पावर को कांस्टेंट नहीं लिखा, बस बस वो ये कह रहा है कि जिस इंस्टेंट पे पावर ये है और उस इंस्टेंट पे स्पीड ये है, उस इंस्टेंट पे एक्सेलेरेशन निकालो। तो वही नेट फोर्स इक्वल टू एम लगेगा, पी इक्वल टू एफ इस्तेमाल होगा, एफ इज पी अपॉन वी, 35,000 डिवाइडेड बाय 16। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि एम जी साइन थीटा की फोर्स भी है, यहाँ पर सिर्फ फ्रिक्शन नहीं है, मैंने आपको बताया था इंक्लाइन प्लेन है तो फॉरवर्ड फोर्स में ड्राइविंग फोर्स है और बैकवर्ड फोर्स के अंदर फ्रिक्शन भी है और एम जी साइन थीटा की फोर्स भी। जब वर्क एनर्जी इक्वेशन बनाते हैं जिसके अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी का गेन या लॉस ले रहे होते हैं, तो उस वक्त फिर हम वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा नहीं लेते। इसके मैंने लॉजिक बताई थी कि एम जी साइन थीटा जो है, वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा इज सेम एज वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा, या वर्क डन अगेंस्ट एम जी साइन थीटा इज सेम एज लॉस इन पी या गेन इन पी। जो वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा होता है वो वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा होता है, वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को इंडिकेट करता है, और जो वर्क डन अगेंस्ट एम जी साइन थीटा होता है वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी को इंडिकेट करता है। लेकिन जब हम फोर्सेस लेते हैं तो फोर्सेस के अंदर तो एम जी साइन थीटा को कंसिडर करते ही करते हैं, ये तो हमने इंक्लाइन प्लेन में सीखा था। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन एम जी कॉस थीटा होता है और पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन एम जी साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स जिसका फॉर्मूला वही पी इक्वल टू एफ से आया, ड्राइविंग फोर्स इज पी अपॉन वी। तो पावर इज 35,000, हमेशा वॉट में लेना है, मैंने पहले ही बताया था, डिवाइड बाय वेलोसिटी विच इज 16। ये आपका ड्राइविंग फोर्स आ गई इस फॉर्मूला से, और इसमें फ्रिक्शन माइनस जो कि गिवन है, और एम जी साइन थीटा के लिए मास गिवन है तो 1150 इंटू 10 इज 11,500, और एंगल भी गिवन है 1.2 डिग्री। एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम, नेट फोर्स इक्वल टू एम लगाया और कैलकुलेशन की तो हमारे पास एक्सेशन आ गई। और एक्सेशन जो है नॉन एग्जैक्ट अगर आ रही थी तो पहले 5 SF में लिख दें, फिर उसको राउंड ऑफ करके 3 SF में दे दो। 4 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, देखें वर्किंग कितनी छोटी सी छोटी सी वर्किंग में आपका काम होगा। क्वेश्चन 5 मुकम्मल जनाब, क्लियर है। चलो 4 और 3 7 नंबर का सवाल। पी एंड क्यू आर फिक्स पॉइंट्स ऑन अ लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन। पी एंड क्यू आर फिक्स पॉइंट्स ऑन अ लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन। तो अब समझ गया कि इंक्लाइन प्लेन है, उसमें 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट पी एक पॉइंट क्यू। द पॉइंट क्यू इज एट अ हाइट ऑफ 0.4 मीटर अबव द लेवल ऑफ पी। देखिए इत्तेफाक से मैंने भी इसी तरह बनाया। क्यू इज एट अ हाइट ऑफ 0.45 मीटर अबव द लेवल ऑफ पी। इसका मतलब ये नहीं है कि पी और क्यू की डिस्टेंस 0.45। जब ये इस तरह की बात करते हैं ना कि पॉइंट क्यू इज एट अ हाइट ऑफ 0.45 मीटर अबव द लेवल ऑफ पी, क्योंकि हाइट अबव द लेवल का मतलब होता है वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट 0.45। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg मूव्स अपवर्ड्स अलोंग द लाइन पी। अब पार्टिकल पी जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, पी से क्यू तक जा रहा है। पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg मूव्स अपवर्ड्स अलोंग द लाइन पी की, पी से क्यू तक ऊपर जा रहा है। पी नीचे तक क्यू ऊपर है, और वर्टिकल हाइट में डिफरेंस 0.45। वर्टिकल हाइट का डिफरेंस क्यों दिया होगा इसने? ताकि हम गेन इन पोटेंशियल निकाल सकें। ये तो मतलब एक कॉमन सेंस है ना। अगर वो इंक्लाइन प्लेन की मुझे पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस देता और एंगल भी देता है इंक्लिनेशन का, तो उसके थ्रू फिर मैं सो का टोआ इस्तेमाल करता है, ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, उससे हाइट निकाल सकता था। ठीक है, इसने मुझे पहले से दे दी। अभी भी अगर मुझे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो सकता है कि निकालना हो, तो फिर उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन है। सबसे पहले हमेशा याद रखें विजुलाइज करना जरूरी होता है। अगर आप विजुलाइज करने में स्ट्रांग है तो फिर आपका काम आसान हो जाता है। विजुलाइज करने के लिए हमेशा रफ डायग्राम बनाएं, यही बात एग्जामिनर रिपोर्ट में भी मैकेनिक्स का एग्जामिनर कहता है। बच्चों को कहो कि डायग्राम नहीं बना हुआ तो डायग्राम बनाएं, तो आदत बनाएं, जब डायग्राम नहीं है तो बनाएंगे, विजुलाइज करेंगे। तो मैंने ये डायग्राम आपके सामने बनाना शुरू कर दिया, तो मैं आपको बता रहा था। तो मास 0.3 kg है, पार्टिकल पी से क्यू जा रहा है, और वर्टिकल हाइट 0.45 मीटर्स। तब आगे वो कह रहा है पार्टिकल मूव्स अपवर्ड्स, ये भी हो गया। गिवन दैट द प्लेन इज स्मूथ। अब से जो इन्फॉर्मेशन टॉप ऑफ द क्वेश्चन पे लिखी हुई है वो दोनों पार्ट्स के लिए वैलिड है, और जो इन्फॉर्मेशन पार्ट 1 में दी हुई है
वो सिर्फ पार्ट वन के लिए वैलिड। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये पार्ट वन की सोच फिर पार्ट टू में जाती है ना, तो पार्ट टू का मामला खराब होता है। सोच पार्ट वन की पार्ट टू में नहीं जानी चाहिए। The point Q is at a height of 0.45 meter above the level of P. A particle of mass 0.3 kg moves upwards along the line P. Given that the plane is smooth, अब क्योंकि लिखा हुआ है प्लेन इज स्मूथ, फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब अगर ऊपर जाते हुए देखो तो नीचे की तरफ से mg sin थीटा वाली फोर्स होगी, फ्रिक्शन नहीं होगी। एंड द पार्टिकल जस्ट रीचेस क्यू, अब देखिए हर एक अल्फाज कितना मैटर करता है। अब इसका क्या मतलब है, द पार्टिकल जस्ट रीचेस क्यू, फाइंड द स्पीड विद विच इट पासिस थ्रू पी। पी से क्यू गया था तो इनिशियल बताओ, ये मैंने डायग्राम में बनाया, इनिशियल बतानी है पार्ट वन में, और फाइनल मुझे दी, क्योंकि इसने देखा ना पार्टिकल जस्ट रीचेस क्यू, इससे मुझे फौरन घंटे बजनी चाहिए कि फाइनल वेलोसिटी जीरो। जस्ट रीचेस क्यू बहुत ही मुश्किल से, समझ ना बोले। अब किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, दोस्त कह रहा है भाई कहाँ रह गए थे, यार मान मान यहाँ बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचा हूँ यार, बहुत मुश्किल से तो यहाँ पहुंचा हूँ, मतलब यहाँ पहुंचना ही बस मेरा मैक्सिमम था, इससे आगे तो मैं नहीं जा सकता। आई हैव आई थिंक आई हैव जस्ट अचीव अ पास ग्रेड। मुश्किल से मैं पास ग्रेड लेकर आया हूँ यार, मैं तो पास ही नहीं हो पाता था इस पेपर के अंदर, लेकिन मैंने कैम्ब्रिज में किसी तरह ये पेपर क्लियर कर लिया। तो यहाँ पर उसकी इंडिकेशन ये है पार्टिकल जस्ट रीचेस क्यू से, कि बस वो मुश्किल से पार्टिकल जो है क्यू तक पहुंचा, इसका मतलब क्यू पे पहुंच के बिल्कुल उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, अब वो ऊपर नहीं जा सकता मजीद। ये इस वर्ड का मतलब होता है ना, इंसान प्रैक्टिस क्यों करवाते हैं मैथ्स के अंदर, क्योंकि अंदाजा होता है कि सवाल किस तरह का होता है तो क्या करना है। तो पार्टिकल जस्ट रीचेस क्यू के केस में फाइनल वेलोसिटी को आपने जीरो लेना है। Given that the plane is smooth and the particle just reaches Q, find the speed with which it passes through P. इनिशियल चाहिए। अच्छा, अब आपके पास इंफॉर्मेशन क्या जा देखिएगा, पार्टिकल है, पार्टिकल है, पार्टिकल है, इसका मतलब इंजन नहीं है, मतलब उसकी कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं, कोई फोर्स कोई ड्रैग कर रहा है, कोई पुलिंग फोर्स का जिक्र है नहीं है। सर जब कोई फोर्स का जिक्र है ही नहीं तो ये ऊपर जा कैसे रहा है। इट इज मूविंग अपवर्ड बिकॉज ऑफ इनिशियल प्रोजेक्शन, अब इनिशियल प्रोजेक्शन हुई थी, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया था, इसी वजह से वो ऊपर मूव कर रहा है। मैंने कहा था जब भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो फिर उसके बाद जब उसको देखा जाता है थोड़ी देर बाद, तो ये देखा जाता है कि वो मूव तो कर रहा है ऊपर, लेकिन उसके ऊपर कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है। तो फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स जीरो है, तो सोचिए ऊपर वाली फोर्स जीरो है, नीचे वाली फोर्स mg साइन थीटा है, तो क्या कर रहा होगा वो, फ्रिक्शन तो है नहीं, डीसेलेरेट कर रहा होगा। माइनस mg साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए के मुताबिक एम एम कट जाता है, तो आपको मैंने बताया भी था शायद, कहीं शायद काइनेमेटिक्स में आया था, कि अगर स्मूथ प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन, और ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा, और अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ए इक्वल्स टू माइनस जी साइन थीटा। मार्किंग इसलिए में बाद होगा, डायरेक्ट ये लिखा हुआ होता है, लेकिन हम अगर कॉन्सेप्चुअली अपने आप को देखें तो ऊपर वाली फोर्स जीरो है, नीचे वाली फोर्स एम जी साइन थीटा है, इक्वल्स टू एम ए है, एम एम कट गया, एम दिया हुआ तो है लेकिन जरूरत नहीं है, ए इक्वल्स टू माइनस जी साइन थीटा, ये हमारी डीसेलरेशन। अच्छा, लेकिन बात वही है कि एंगल थीटा भी फिर नहीं दिया हुआ। हम्म, फाइंड द स्पीड विद व्हिच इट पासेस थ्रू पी, ए इक्वल्स टू माइनस जी साइन थीटा तो है। अच्छा, और इन्फॉर्मेशन क्या है, इनिशियल पता है मुझे, फाइनल मुझे, अच्छा क्योंकि मैं फोर्सेस के थ्रू सोच रहा हूँ ना, इसलिए मैं अभी काम हो नहीं पा रहा, क्योंकि थीटा नहीं है तो ए इक्वल्स टू माइनस जी साइन थीटा से ए नहीं आ सकता। अच्छा, इनिशियल मुझे नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन अगर मुझे पता चल जाती और डिस्टेंस पता चल जाती है, अब डिस्टेंस पता लगाने के लिए भी मुझे पता होना चाहिए था एंगल, क्योंकि अगर पी और क्यू के दरमियान मुझे 0.45 पता है, तो अगर ये एंगल पता चल जाएगा तो मैं पी क्यू के डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाना था तो डिस्प्लेसमेंट आ जाती, एक्सेलरेशन आ जाती, और फिर उससे इनिशियल आ जाता, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, बट एंगल नहीं है तो डिस्टेंस नहीं आ सकती, एंगल नहीं है तो एक्सेशन भी नहीं आ सकती, इसलिए काम हो नहीं सकता। अब जब हमारा फोर्सेज और काइनेमेटिक्स फेल हो जाए, जब फोर्सेज और काइनेमेटिक्स फेल हो जाए तो फिर आपने वर्क एनर्जी इक्वेशन की तरफ रुजू करना है। अब देखिए अभी तो हम हैं ही वर्क एनर्जी पावर में, तो हमें पता है, फिर भी हम फोर्सेस के माइंडसेट से अगर सोच रहे हैं तो हम फंस सकते हैं।
तो अगर हमें जहन में हम बिठा लेंगे, जब भी एयरली पास पेपर भी हम कर रहे होंगे, पूरा पेपर जब मैकेनिक्स का कर रहे होंगे, तो जब भी हम फोर्सेस को, काइनेमेटिक्स को लगा ना पाए, इक्वेशन ऑफ मोशन भी नहीं लग सकता, नेट फोर्स इक्वल टू में भी लगा नहीं पा रहे, फोर्सेस नहीं इनकम्प्लीट है, क्योंकि अगर नेट फोर्स इक्वल टू में लगा रहे हैं तो उसमें थीटा ही नहीं है, तो फिर हम क्या करें? तो फिर उस केस में हम वर्क एनर्जी इक्वेशन का इस्तेमाल करें। अब वर्क एनर्जी इक्वेशन क्या बनेगा भाई? ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर जा रहा है, तो सबसे पहले वर्क डन बाय ड्राइविंग, चार चीजें यूजुअली होती हैं। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स है? आपने कहा नहीं, क्योंकि इंजन ही नहीं है। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है? आपने कहा नहीं, क्योंकि स्मूथ है। अब क्या बचा? अब पी और के ही बचा। तो एक चीज में लॉस होगा, एक में गेन होगा। पार्टिकल क्योंकि ऊपर जा रहा है, तो गेन इन पी, और जब एक चीज गेन हो रही तो दूसरी चीज यकीनन लॉस होगी। अच्छा, ये तब होता है जब फ्रिक्शन ना हो। जब फ्रिक्शन हो और वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो, तो ये भी हो सकता है कि पहली चीज भी लॉस हो, दूसरी चीज भी लॉस हो, और दोनों लॉस होने के बाद जितनी एनर्जी रिलीज हुई सारी की सारी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आया होगी, फ्रिक्शन से लड़ते लड़ते आया होगा। ये भी हो सकता है। लेकिन जब सिर्फ प्योरली पी और के ही हो, तो फिर ये नहीं हो सकता दोनों लॉस हो, ये दोनों गेन हो, ये नहीं हो सकता। एक लॉस होगा और एक गेन हो। दोनों गेन तो खैर वैसे भी नहीं हो सकता, दोनों लॉस ही होता है। दोनों गेन, हाँ हाँ, दोनों गेन भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? दोनों लॉस भी हो सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस में, जब फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो, और दोनों गेन भी हो सकता है जब वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स ज्यादा हो। बट जब बाकी सारी फोर्सेज नहीं है, तो एक लॉस होगा, एक गेन होगा। तो लॉस इन के इक्वल्स गेन इन पी, और ये लगाया आपने, लॉस इन के इक्वल्स गेन इन पी, हाफ एम। अच्छा, लॉस में आपको मैंने बताया था कि इनिशियल माइनस फाइनल होता है। ये छोटी छोटी बातें ना बड़ी मैटर करती हैं, वरना इससे आंसर गलत आ जाता है। गेन और चेंज, इसकी इसलिए मैंने फाइनल वी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बताया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। लॉस के केस में क्या था? यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो आपको फॉलो करनी है बात। और गेन के अंदर, गेन इन हाइट वो तो मसला ही नहीं है, डीवी एम जी एच। गेन इन हाइट, गेन इन पी है एम जी एच, एच है 0.45 गिवन था। और हाफ एम यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के मुताबिक एम और एम कट गया, इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, यू स्क्वायर 9 आ गया, यू 3। तो यू इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। नहीं, ये आपका पार्ट नंबर। तो पार्ट टू की तरफ आते हैं। इट इज गिवन इंस्टेड दैट द प्लेन इज रफ, द पार्टिकल passes through p with the same speed as that found in part 1। कह रहा है पार्ट 1 में तुमने निकाला था ना, ये पार्ट 2 में भी यूज करना है, खुद उसने कहा। पार्टिकल passes through p with the same speed as that found in part 1, यानी कि 3, इनिशियल पता है अब, एंड जस्ट रीचेज अ पॉइंट r विच इज बिटवीन p एंड q। बोला पहले तो क्योंकि फ्रिक्शन नहीं थी तो वो q तक जा पा रहा था, बट अब क्योंकि फ्रिक्शन है तो वो q तक भी नहीं जा पा रहा, उसके बीच में वो कहीं फुक गया, वो फुस हो गया। वजह, क्योंकि फ्रिक्शन से भी लड़ना पड़ रहा था उसको, तो बीच में कहीं। अच्छा, वो ये कह रहा है कि आर बिल्कुल बीच में है या नहीं, ये भी देखना है। द पार्टिकल पासेस थ्रू पी विद द सेम स्पीड एज दैट फाउंड इन पार्ट 1 एंड जस्ट रीचेज अ पॉइंट आर। तो आर पे पहुंच के वेलोसिटी उसकी जीरो होगी। अब आर पे वेलोसिटी जीरो, अब आर बिल्कुल बीच में है या नहीं, विच इज बिटवीन पी एंड क्यू। अच्छा, बिटवीन पी एंड क्यू का मतलब नहीं एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन पी एंड क्यू होता ना, तो बिल्कुल बीच में होता, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट लिखा होता है या एग्जैक्टली हाफ वे लिखा होता, ये नहीं लिखा हुआ, इज बिटवीन पी एंड क्यू। इसका मतलब दोनों के दरमियान। अब वो कितना पी से कितना करीब है, क्यू से कितना दूर है, ये नहीं बताया। The work done against the frictional force in moving from P to R is 0.39 joules। अब देख सकते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है। द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स इन मूविंग फ्रॉम P to R, P से R मूव करते करते जो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स हुआ है ना, वो 0.39 जूल। और जूल दिया हुआ, जूल से भी वेरीफाई करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स है, न्यूटन नहीं है, ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। लिखा हुआ भी था वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, और पे देखा भी तो जूल भी था। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द पार्टिकल इन मूविंग फ्रॉम P to R एंड हेंस फाइंड द हाइट ऑफ R above the level of P। पहले गेन इन पी निकलेगा, उसके बाद फिर हाइट निकलेगी। इसका मतलब जब गेन इन पी यूज करेंगे तो उसका फॉर्मूला एम जी एच फॉरन से खोल के बयान नहीं कर देंगे, बल्कि वर्क एनर्जी इक्वेशन में गेन इन पी एज इट इज रहने देंगे। पहले तो सोचें वर्क एनर्जी इक्वेशन बनेगा क्या, क्या बनेगा फिर? पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या हुआ? ये तो पता है गेन इन पी हुई, ये भी पता है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हुआ है। ये दोनों चीजें तो राइट पे हैं वर्क एनर्जी इक्वेशन के, लेफ्ट पे कौन आएगा? हाँ भाई,
कॉमन सेंस, के ही आएगा, वो भी लॉस इन के ही आएगा, गेन तो नहीं हो सकता ना। कुछ लड़ाई में जाया भी हो रही है, कुछ गेन भी हो रही है। ये आ कहाँ से रही? ड्राइविंग फोर्स तो है नहीं, के की लॉस की वजह से आ रही है, क्योंकि वैसे भी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है, इसका मतलब लॉस इन के। बिल्कुल श्योरिटी के साथ पता है। इक्वेशन बन गया लॉस इन के इक्वल्स वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस गेन इन पी। लॉस इन के का फॉर्मूला था हाफ एम वी यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन दिया हुआ था, गेन इन पी मैंने गेन इन पी ही रहने दिया, वरना यूजुअली हम एम जी एच लगा लेते हैं अगर डायरेक्ट मुझे हाइट चाहिए होती तो, बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने गेन इन पी रहने दिया। तो ये कैलकुलेशन करके 0.39 माइनस किया तो 0.96 जूल आ गया। अब अगर मुझे निकालना है, क्या निकालना है? हाइट अबव, हाइट ऑफ आर अबव द लेवल ऑफ पी। अगर आर यहाँ पर है तो पी और आर के लेवल में हाइट कितनी है ये निकालनी है, ये चीज़ पता लगा। इसके लिए आप गेन इन पी का फॉर्मूला लगा लें, एम जी एच। एम कितना था? 0.3, 0.3, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो कि मुझे नहीं पता, निकालनी है, इज इक्वल टू 0.96। आखिर कितनी हाइट थी? गेन इन पी जो है 0.96 जूल हुआ, यहाँ से ऐसा आ जाएगा। तो आप डिवाइड कर लें, आपका आंसर आ जाएगा 0.96 डिवाइडेड बाई 3, इट्स 0.32। तो हाइट आ गई 0.32 मीटर्स। ये इसने मांगा था आंसर में, ये भी आंसर होगा। पार्ट वन में आपका ये आंसर था, और पार्ट टू में इसने मुझे पहले गेन पी मांगी थी और फिर हाइट भी मांगी थी, तो ये भी आंसर होगा। दोनों अलग अलग देने होंगे, ऐसा नहीं हो सकता गेन इन पी अपना लिखा हुआ है फाइंड द पी गेन, पी गेन मतलब गेन इन पी देना है, फिर हेंस फाइंड द हाइट, उसकी बेसिस पर हाइट भी देनी है। 3 और 4 7 नंबर का एक और सवाल आपको मैंने समझा, क्वेश्चन 6। स्क्रीनशॉट भी ले लें या नोट डाउन कर लें और मुझे एक्नॉलेज करें, क्लियर टू एवरीवन। कभी कभार कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो फोर्सेस से भी हो रहे होते हैं, वर्क एनर्जी इक्वेशन से भी हो रहे होते हैं, आप कोई भी मेथड लगाएं सही है। कुछ सवाल ऐसे हैं जैसे वर्क एनर्जी इक्वेशन से ही हो रहे होते हैं, कुछ ऐसे हैं जैसे फोर्सेस से ही हो रहे होते हैं। बाद अगर कुछ सवाल में लिखता है यूज एन एनर्जी मेथड, तो ऐसे सवाल में एनर्जी मेथड यूज करने का तब कहता है जब उसको पता है कि फोर्सेस से भी हो रहा है और वर्क एनर्जी इक्वेशन से भी हो रहा है। तो वो जब लिखता है ना यूज एन एनर्जी मेथड, इसका मतलब वो वर्क एनर्जी इक्वेशन से ही करवाने करने का कह रहा है। उस केस में अगर आप फोर्सेस वाला मेथड यूज करेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो ये अलर्ट रहा करें, कभी वो कहे ना यूज एन एनर्जी मेथड तो आप समझ जाएं कि यू हैव टू सॉल्व इट यूजिंग वर्क एनर्जी इक्वेशन। बाकी सभी एक्नॉलेजमेंट दें, एक्नॉलेजमेंट आई नहीं है। क्वेश्चन 6 सबको क्लियर है? कुछ पूछना है तो बता दें। चलिए क्वेश्चन 7 की जाने बढ़ते हैं। अ लोड इज पुल्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्रैक फ्रॉम ए टू बी। लिख तो नहीं देते कोई, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट कुछ बच्चों की नहीं आएगी। लिख रहे तो ऊपर लेके जाऊँ वापस। ये महानाम दाऊद, आप लोगों ने भी एक्नॉलेजमेंट नहीं दी। एक्नॉलेजमेंट देंगे तो फिर मैं इत्मीनान से आगे जाऊंगा ना, वरना कैसे जाऊंगा? A load is pulled along a horizontal straight track। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्रैक का मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं। फ्रॉम ए टू बी। A load is pulled along a horizontal straight track from A to B by a force of magnet P Newton, which acts at an angle 30 degree upwards from the horizon। क्या सिनेरियो ध्यान में आ रहा है?
एक लोड है, उसको पुल किया जा रहा है तो फोर्स पी न्यूटन से, जो कि हॉरिजॉन्टली एक्ट नहीं कर रही बट एट एन एंगल 30 डिग्री अपवर्ड्स फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ, फ्रॉम द वर्टिकल नहीं, अपवर्ड्स फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये चीज जहाँ वो राइट की तरफ रहा है, इसका मतलब कि फोर्स का कंपोनेंट उसको ट्रैक कर रहा है, दैट इज पी कॉस 30। याद है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था। तो फोर्स का वो कंपोनेंट लिया जाता है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्योंकि मूव तो वो हॉरिजॉन्टली कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, तो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना होगा पी कॉस 30। द डिस्टेंस ए बी इज 80 मीटर्स, ए बी की जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर्स है। द स्पीड ऑफ द लोड इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1. स्पीड कांस्टेंट है, 1.2 के बराबर है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं। The speed of the load is constant and equal to 1.2 meters per second as it moves from A to the midpoint M of AB. अच्छा, अभी वो खाली फ्रॉम ए टू द मिड पॉइंट एम ऑफ ए बी, अभी वो पूरे ए से लेकर बी तक नहीं ले जा रहा, खाली ए से लेकर मिड पॉइंट तक ले जा रहा है और कह रहा है स्पीड कांस्टेंट है ए से एम के दरमियान। तो ए से एम के दरमियान पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं, काइनेटिक में कोई चेंज नहीं। फॉर द मोशन फ्रॉम ए टू एम द वैल्यू ऑफ पी इज 25। पी अगर 25 है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया 25 cos 30। कह रहे द वर्क डन बाय द फोर्स एज द लोड मूव्स फ्रॉम ए टू एम। अब ये वर्क डन बाय द फोर्स है, इसका मतलब ये नॉर्मल वर्क डन जो निकलता है ना फोर्स इंटू डिस्टेंस से, ये वो है। तो फोर्स है 25 और कंपोनेंट लेंगे तो 25 cos 30 मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस यानी कि 80 से, सीधा वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। हमने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था जब हम वर्क डन की एक्सप्लेनेशन को हमने स्टार्ट किया। और कुछ पूछा ही नहीं ना इसने, वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स या पुलिंग फोर्स। ये जो फोर्स है ना इस केस में, ये फोर्स पुलिंग फोर्स, कभी ड्राइविंग फोर्स होती है, कभी मैंने कहा था पुलिंग फोर्स होती है। तो ये वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स है विच इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। बाज़ औक़ात वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स पूरे वर्क एनर्जी इक्वेशन बना के निकलती है। तो वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस चेंज इन के प्लस गेन इन पी, ये सब चीज़ें पूरा इक्वेशन बनता है उसके बाद आता है। लेकिन उसके फिर मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं और फिर उस केस के अंदर डाटा भी नहीं होता कि हम डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्टेंस से निकाल सकें। यहाँ तो फोर्स भी है डिस्टेंस भी है तो फिर डायरेक्ट निकल सकता है। तो वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स या वर्क डन बाय द पुलिंग फोर्स ओवर हियर इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस 80 नहीं है क्योंकि ए बी पूरे की डिस्टेंस 80 थी और हमें मिड पॉइंट तक जाना था, तो इसका मतलब 40 लेंगे। तो 25 cos 30 मल्टीप्लाई बाय 40, 866.025 राउंडेड ऑफ टू 866। अच्छा, मैंने पहले वर्किंग 5 एसएफ में या 6 एसएफ में की। अच्छा, 5 एसएफ तो मैं कहता हूँ, बट उससे ज़्यादा तो आप कर सकते हैं, उससे कम में मत जाया करो वरना वर्किंग की एक्यूरेसी खराब होती है। वर्किंग इन 5 सिग्निफिकेंट, फाइनल आंसर इन 3 एसएफ, ये रूल हम फॉलो करते हैं। 5 एसएफ से ऊपर भी अगर कभी आप लिख दें जैसे मैंने यहाँ लिखा है तो कोई मसला नहीं, ज़्यादा में तो अच्छी बात ही है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो पहला पार्ट हो गया, 2 मार्क्स लिखवा लो, 866 राउंड ऑफ करके। आगे का यूटिलाइजेशन होगी तो ये लो। द स्पीड ऑफ द लोड इंक्रीजेस फ्रॉम 1.2 एज इट मूव्स फ्रॉम एम टुवर्ड्स बी। अब कह रहा है अब जो है ए से एम और एम से बी डिस्टेंस तो 40 है। अच्छा, ये भी देख लें पार्ट नंबर 1 में उसने ए टू एम में पी की वैल्यू दी है 25। तो आगे कुछ और हो। द स्पीड ऑफ द लोड इंक्रीजेस फ्रॉम 1.2, इंक्रीजेस फ्रॉम 1.2 मतलब गेन इन काइनेटिक होगी अब, एज इट मूव्स फ्रॉम एम टुवर्ड्स बी। फॉर द मोशन फ्रॉम एम टू बी द वैल्यू ऑफ पी इज 50। तब पी बदल गया मतलब 50 cos 30 हो गई, 50 cos 30 मल्टीप्लाई बाय 40 हो जाए। वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स वुड बी 50 cos 30 मल्टीप्लाई बाय 40 फ्रॉम एम टिल बी। एंड द वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस फोर्स नहीं दी हुई, वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिया हुआ। वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस द सेम एज दैट फॉर द मोशन फ्रॉम ए टू। अब ये जो इसने बात की ना कि वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस इज द सेम एज दैट फॉर द मोशन फ्रॉम ए टू एम, इसके लिए मुझे पता चला कि पहले मुझे ए टू एम में वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो अब ए टू एम में मैंने अब तक तो वर्क एनर्जी इक्वेशन यूज नहीं किया था, लेकिन अब ए टू एम के लिए भी मुझे वर्क एनर्जी इक्वेशन निकाल यूज करना पड़ेगा। या तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेरे पास होता तो एफ इक्वल्स टू म्यू आर से फ्रिक्शन फोर्स निकालता, फ्रिक्शन फोर्स निकाल के 40 से मल्टीप्लाई कर देता तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स आ जाता। लेकिन क्योंकि मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, डाटा से इनसफिशिएंट है, तो फोर्सेस से तो वर्क फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं आ सकती और लिहाजा फ्रिक्शन नहीं आ सकती तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी नहीं आ सकता।
तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन या वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मुझे वर्क एनर्जी इक्वेशन कंसिडर करना पड़ेगा फ्रॉम ए टू एम। तो पार्ट 1 में हमने ए टू एम कंसिडर किया था ना, उसकी बात कर, एम टू बी नहीं, ए टू एम। इसके लिए पहले वर्क एनर्जी इक्वेशन बनाए, ए टू एम। अच्छा, ए टू एम वर्क एनर्जी इक्वेशन बनेगा क्या? ए टू एम में आप देखें, के का चेंज था नहीं, हॉरिजॉन्टल ट्रैक था तो पी का चेंज था नहीं, नो चेंज इन पी, नो चेंज इन के। जो वाहिद फोर्स है वो क्या है? वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। हालांकि ड्राइविंग फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा है, बट ना उससे पोटेंशियल में कोई चेंज आ रहा है ना काइनेटिक में कोई चेंज आ रहा है, तो जा कहाँ रही है सारी एनर्जी? यहाँ से एनर्जी निकल रही है और सारी फ्रिक्शन के अगेंस्ट लड़ाई में जाया हो रही है। ये बात हमें फौरन ही पिक हो गई कि ए टू एम में जो हमारा वर्क एनर्जी इक्वेशन बनेगा दैट इज वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, या ड्राइविंग फोर्स से या पुलिंग फोर्स से, वही बात है, एक ही बात। जो फोर्स आगे ले जा रही है वो ड्राइव भी तो कर रही है ना उसको, तो आप ड्राइविंग फोर्स कह लो, मतलब मैं इसको पुलिंग फोर्स भी कहता हूँ, बट एक ही बात है। तो पी एफ कह लो पुलिंग फोर्स या ड्राइविंग फोर्स कह लो, जिसको ड्राइव कर रही है। ड्राइविंग फोर्स नेसेसरली कार या इंजन की जरूरत नहीं होती। ड्राइविंग फोर्स इज समथिंग दैट ड्राइव्स, जो मूव करे। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। उसके मुताबिक पता चला कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन 866.025, जो हमने वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स निकाला था वही मेरा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकल गया। अब याद रखें, ए टू एम में जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन था वही वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो आपका एम टू बी में भी है। तो यहाँ से पहले हमने निकाला, निकालने में कोई मसला ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने फौरन से जो दिया, जो निकाला था वही वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन था। ये हमें पता नहीं था पहले, लेकिन जब हमने ये इक्वेशन बनाया तो हमें पता चल गया। और एम टू बी में अगर मैं आता हूँ, तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। क्या क्या हुआ सोचो? मूवमेंट तो अभी भी हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर ही है ना, ए टू बी। पूरा ए टू बी का सफर चल रहा है। अब ए टू एम था, अब एम टू बी है तो हॉरिजॉन्टल, तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं। स्पीड क्योंकि उसने कहा है इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस मतलब गेन इनके, तब इक्वेशन बन जाएगा वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स या वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस गेन इनके। अच्छा, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स कितनी है? चेंज हो जाएगी 50 cos 30 मल्टीप्लाई बाय 40, क्योंकि पी जो है 50 हो चुका है। 50 cos 30 मल्टीप्लाई बाय 40, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की जगह वही ले लेंगे 866.025 जो हमने यहाँ से निकाला। और गेन इन के हमें निकालना था या स्पीड निकालनी? हाँ, find the gain in K of the load as it moves from M to P and hence find the speed with which it reaches P। तो पहले गेन इन के ही निकालें और उसकी बेसिस पर स्पीड निकालें। ये वैसे ही सवाल था जैसे अभी हमने देखा था कि गेन इन पी निकालें उसकी बेसिस पर हाइट निकालें, गेन इन के ही निकालें उसकी बेसिस पर स्पीड निकालें। नहीं, यही काम। पहले हमने गेन इन के ही निकाला, तो ये 866.025 और अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करके 866। ये मेरा आंसर हो गया। और फिर आपको पता है कि गेन इन के का फॉर्मूला होता है हाफ एम, गेन के लिए फाइनल माइनस इनिशियल होता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इनिशियल तो आपको पता है 1.2 थी, क्योंकि ए से लेकर एम तक कांस्टेंट स्पीड थी 1.2, तो जब एम टू बी जाएंगे तो इनिशियल 1.2 मानी जाएगी। फाइनल मुझे पता नहीं, निकालनी ज़्यादा ही होगी यकीन, क्योंकि गेन हुई है स्पीड, गेन काइनेटिक गेन हुई है इसलिए। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 866.025। अब वी निकालने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, प्लस करें, 2 मल्टीप्लाई होगा, 35 डिवाइड होगा, फिर 1.2 स्क्वायर वहाँ जाके प्लस होगा, और फिर स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.13635 एस एफ में, राउंड ऑफ करके 7.14 मीटर्स पर सेकंड। 2 और 5 7 नंबर का एक और सवाल, क्वेश्चन 7 भी आपके कदमों में रख दिया और उसको समझा भी दिया। तो एक्नॉलेज करें कि क्या बात यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रही है? अब देखें, वर्क एनर्जी इक्वेशन खाली मैं ये नहीं कहता कि इसको याद कर लो रट्टा मार लो, नहीं भाई, याद और रट्टा नहीं लग सकता। यू हैव टू थिंक कॉन्सेप्चुअली, कब कौन सा वर्क एनर्जी इक्वेशन किस तरह से वर्क एनर्जी इक्वेशन बन रहा है, इंपॉर्टेंट ये बात है। हॉरिजॉन्टल है मतलब पी का चेंज नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है मतलब के का चेंज है। यूजुअली 4 चीजें होती हैं, यूजुअली तो 4 ही होती हैं, इसके अलावा कोई 5वीं कभी आ जाए, लेकिन 4 चीजों में अक्सर हमें कोई ना कोई बात सवाल में ऐसी गिवन होता है जिसकी बेसिस पर हम रद्द करते जाते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ ये है, सिर्फ ये स्किल, दिस इज द की पॉइंट टू रिमेम्बर। क्वेश्चन 8 सीक्वेंस में ही जा रहे हैं तो क्वेश्चन 8 भी हम कर लेते हैं।
A car of mass 600 kg travels along a horizontal straight road with its engine working at a rate of 40 kilowatt. हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट रोड है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नहीं है, इंजन वर्किंग है एट अ रेट ऑफ 40 किलोवाट, मतलब कांस्टेंट पावर ही दिया हुआ है 40,000 वाट. द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द कार इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 800 न्यूटन. अब देखें ये वर्क डन अगेन रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस टू मोशन इज 800 न्यूटन. एक तो वर्क डन का वर्ड नहीं लिखा हुआ, दूसरा आपने देखा न्यूटन लिखा. इसका मतलब ये वो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, जिसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल्स द्वारा वर्क डन आएगा. द कार पासिस थ्रू द पॉइंट ए ऑन द रोड विद स्पीड 25. किसी स्पेसिफिक पॉइंट का जिक्र आ जाए और पावर दिया हुआ हो तो आप फौरन समझ जाएंगे P इक्वल टू एफ का इस्तेमाल होगा. car passes through the point A on the road with speed 25. The car's acceleration at the point B on the road is half its acceleration at A. Find the speed of the car at B. अब इसने क्या गेम खेला देखा. पहले पॉइंट ए का जिक्र कर रहा था और पॉइंट ए का जिक्र करते करते पॉइंट बी का जिक्र किया. तो इसका मतलब आपको फौरन घंटी ये बजनी चाहिए कि पॉइंट ए को भी कंसिडर करेंगे, पॉइंट बी को भी कंसिडर करेंगे और P इक्वल टू एफ जो है वो इस्तेमाल होगा. जब अलग अलग पॉइंट्स पे कंसिडरेशन करनी हो तो P इक्वल टू एफ यूज होता है, जैसे ड्राइविंग फोर्स आती है उस स्पेसिफिक पॉइंट पे, और नेट फोर्स इक्वल टू एम से एक्सेलरेशन आती है. कह रहा है कार पासिस थ्रू द पॉइंट ए ऑन द रोड विद स्पीड 25. अब पॉइंट ए पे आपको पावर दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, फ्रिक्शन भी पता है, फ्रिक्शन तो कांस्टेंट है पॉइंट ए पॉइंट बी. अब कह रहे हैं कार की एक्सेलरेशन एट द पॉइंट बी जो है वो हाफ इट्स एक्सेलरेशन एट ए. एक्सेलरेशन एट ए आएगी तो मैं एक्सेलरेशन बी निकालूंगा ना. इसका मतलब पहले एक्सेलरेशन एट ए आएगी पॉइंट ए को कंसिडर करके, उसको हाफ करूंगा तो एक्सेलरेशन एट बी आएगी. फिर पॉइंट बी पे नेट फोर्स इक्वल टू एम ए कंसिडर करूंगा तो उससे पॉइंट बी की एक्सेलरेशन आएगी. जो प्रोसेस पॉइंट बी पे करना है, पॉइंट बी और पॉइंट ए वाला प्रोसेस सेम है, बस ऑर्डर डिफरेंट. पॉइंट ए वाला जो प्रोसेस होगा उसी का बैकवर्ड प्रोसेस पॉइंट बी पर होगा, बट प्रोसेस वही होगा. तो मैंने कहा भाई क्या करें, पॉइंट ए पे आपने पी को एफ यूज किया तो ड्राइविंग फोर्स पी अपॉन वी है. तो 40,000 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 800 इक्वल्स टू एम ए. यहाँ से मेरा एक्सप्रेशन आ गई 4/3. पॉइंट ए पे आ गई. पॉइंट बी पे गया तो मैंने कहा एक्सप्रेशन एट बी वॉज हाफ, तो हाफ ऑफ 4/3. हाफ ऑफ 4/3 किया तो 2 और 4 कैंसिल हो गया, इट्स 2/3. जो आई थी उसका हाफ कर दिया. हाफ इंटू 4/3 इज 2 1 2 2 2 4, इट्स 2/3. तो एट बी इट्स 2/3. पॉइंट बी पे वही प्रोसेस लगा, बस फर्क किया था कि 40,000 अपॉन वी है और वी ही तो नहीं पता, वही तो निकालना था स्पीड ऑफ द कार एट बी. यहाँ वी दिया था तो उससे एक्सलेशन आ गई, और अब यहाँ पर एक्सलेशन दी हुई है तो उससे वी आ जाएगा. मैंने कहा ना काम वही करना है, नेट फोर्स इक्वल टू एम ही लगाना है, लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पर वी गिवन था, ए निकालना था, और यहाँ ए गिवन है और वी निकालना. ये फर्क. 40,000 अपॉन वी, क्योंकि पी अपॉन वी होता है, पावर वही 40,000 है, वेलोसिटी नहीं पता, माइनस फ्रिक्शन विच इज 800 इक्वल्स टू एम ए. और यहाँ से वी की वैल्यू अब निकालें, इट्स 5 में 33.333, राउंड ऑफ करके 33 5 नंबर का एक और सवाल मुकम्मल. क्वेश्चन है. अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि जब स्पेसिफिक पॉइंट का जिक्र हो, किसी इंस्टेंट का जिक्र हो, किसी स्पेसिफिक पॉइंट का जिक्र हो, तो पी इक्वल्स टू एफ बहुत ज़्यादा यूज होता है. जनाब इज इट क्लियर टू एवरीवन? नोट भी कर लें, एक्नॉलेजमेंट भी दे दें, क्या सबको क्लियर है यहाँ तक?
अच्छा चलिए, यहाँ तक मामला समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। A particle of mass 0.8 kg slides down a rough inclined plane। रफ है inclined plane, स्लाइड्स डाउन है, लॉस इन पोटेंशियल है, और पार्टिकल है, मतलब ड्राइविंग फोर्स नहीं है। स्लाइड्स डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन है, तो इसका मतलब वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी होगा, फ्रिक्शन भी होगी। अगर फोर्सेस कंसिडर करते हैं तो फ्रिक्शन होगी, वरना वर्क डन का एनर्जी इक्वेशन, वर्क एनर्जी इक्वेशन बनता है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन लेंगे, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन लेंगे। along a line of greater slope AB, distance AB is 8, particle starts at A with speed 3 and moves with constant acceleration 2.5। अच्छा सही, इनिशियल पता है, फाइनल पता है, नहीं इनिशियल पता है, एक्सेलरेशन पता है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट रीचेस B। पहले फाइनल, फाइनल निकलवा रहा है, उसके लिए इनिशियल पता है, फाइनल पता है। इनिशियल पता है, एक्सेलरेशन पता है, फाइनल निकालनी है, और क्या दिया हुआ, डिस्टेंस दी हुई, सब दिया हुआ। ए से स्टार्ट करके बी पे उसने पूछा स्पीड, इसका मतलब ए से बी तक मामला कंसिडर करेंगे और सीधा सीधा काइनेमेटिक्स लगेगा। तो इनिशियल पता थी, एक्सेलरेशन पता थी, डिस्टेंस पता थी, तो वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2 AS किया तो वी आ गया 7। यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल हुआ, काइनेमेटिक्स का डील हो गया ये। सही। ये इस सवाल में के वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट शामिल हैं यकीनन, तभी ये वर्क एनर्जी में है। लेकिन अब देखें पहला पार्ट काइनेमेटिक्स, तो हमें मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। मतलब हमारा दिमाग इतना पावरफुल होना चाहिए कि हम जज कर सके किस पार्ट में क्या करें। टॉपिकल में भी अपना माइंड पूरा खुला रखा करें, क्योंकि वर्क एनर्जी के सवाल में आपको हर टॉपिक के सवाल मिलेंगे। कि मोमेंटम 2020 के बाद आया है, लिहाजा मोमेंटम के सवाल मैंने सबसे मोमेंटम एंड में एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद मोमेंटम के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ भी आपको हर किस्म का टॉपिक मिक्स होता हुआ नजर आएगा। मतलब फोर्सेस, मतलब काइनेमेटिक्स, मतलब वर्क एनर्जी इक्वेशन, वर्क एनर्जी पावर, न्यूटन लॉ, सब कुछ मिक्स हो सकता है। अच्छा, गिवन दैट द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स, स्पीड ये आपको इक्वेशन ऑफ मोशन से आ गई, ये हमने क्लियर कर लिया 2 नंबर के लिए। गिवन दैट द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी इज 7 जूल्स। वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी 7 जूल्स। अब देखें वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन दिया हुआ है, वेरिफिकेशन देख लेंगे, जूल्स या न्यूटन नहीं है, मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके जो है वो दिया हुआ है। फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द। तो आप देखें कि यहाँ पर ए से लेकर बी तक की स्लाइडिंग की ना, से यहाँ तक स्लाइड हो रहा था, तो 8 मीटर दिया हुआ था। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, तो मैं लॉस इन पी निकाल सकता हूँ, बट लॉस इन पी होगा 8 sin, क्योंकि अगर डिस्टेंस 8 है और एंगल थीटा है तो साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज के मुताबिक ये वाली जो ये वाली जो हाइट है ये 8 sin थीटा। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी में जो मैं हाइट लूंगा वो 8 sin थीटा लूंगा। और वो क्या कह रहा है, पार्टिकल ड्राइविंग फोर्स नहीं है, रफ है तो फ्रिक्शन भी है। वर्क एनर्जी इक्वेशन क्या बनेगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो यहाँ कंफर्म पता है कि गेन इन के ही है। लॉस लॉस इन पी इक्वल वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्लस गेन इन के, वर्क एनर्जी इक्वेशन बनेगा। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस गेन इन के। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि ए से लेकर बी तक अगर डिस्टेंस 8 है और एंगल थीटा है, इसका मतलब ये वर्टिकल हाइट आ जाएगी 8 sin थीटा। तो लॉस इन पी का फॉर्मूला होगा mgh, मास की जगह 0.8, जी की जगह 10, हाइट की जगह 8 sin थीटा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ से बताया ट्रिग्नोमेट्री से। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन दिया हुआ था 7, कहाँ दिया हुआ है, ये रहा, ये यहाँ यूज हो गया। और गेन इन के भी मुझे पता है, कैसे पता है, हाँ पार्ट 1 में मैंने स्पीड निकाल ली, पी पे पहुंचने वाली स्पीड और ए वाली स्पीड, तो 3 से लेकर 7 तक गेन इन के हुआ, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ से थीटा आ गया। सब यहाँ मैंने पार्ट 2 का ऑल्टरनेटिव ही लिखा हुआ है। क्योंकि वह फिर इक्वेशन से नहीं करता, वो क्या करेगा, वो कहेगा पार्टिकल क्योंकि नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा है, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन है, तो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू एम ए। एम जी साइन थीटा 8 sin थीटा बन गया, फ्रिक्शन निकालनी पड़ेगी, कैसे निकलेगी, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस है 8,
वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क डन दिया हुआ है 7, तो फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 8 इज इक्वल टू 7। फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी? 7/8। क्योंकि मुझे वर्क डन दिया हुआ था, तो मैंने कहा वर्क वर्क एनर्जी इक्वेशन नहीं बना लेता हूँ, और अगर कोई फोर्सेज यूज करना चाहता है तो पहले वो गिवन वर्क डन से फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकता था, 7/8। फिर एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू एम ए, क्योंकि कोई ड्राइविंग फोर्स तो है नहीं। 8 साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू एम ए के मुताबिक साइन थीटा 23/64 आता है, और थीटा 21.1 डिग्री, राउंड ऑफ करके 1 डेसिमल प्लेस, एंगल एंड डिग्री करेक्ट टू 1 डेसिमल। तो ये पार्ट 2 में ऑल्टरनेट भी लिखा हुआ फोर्सेस से, बट उसके लिए पहले फ्रिक्शन फोर्स निकालनी पड़ती है, डिस्टेंस को डिवाइड करके। वर्क डन डिवाइड बाय डिस्टेंस इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, ये हो गया पार्ट 2। 4 नंबर के दोनों काम कर सकते हैं। अच्छा, पार्ट 2 में फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। ये हो गया हमारा, सही है। पार्ट 3 के लिए कह रहा है व्हेन द पार्टिकल इज एट द पॉइंट एक्स, व्हेन द पार्टिकल इज एट द पॉइंट एक्स इट्स स्पीड इज द सेम एज द एवरेज स्पीड फॉर द मोशन फ्रॉम ए टू बी। क्या कह रहा है? जो पार्टिकल पॉइंट एक्स पर है, पॉइंट एक्स कहाँ पर लाई करता है एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। एग्जैक्टली हाफ वे है नहीं है, कहाँ है नहीं पता। when the particle is at the point x the speed its speed is the same as the average speed for the motion from a to b। कोई कह सकता है कि क्योंकि ए और बी की स्पीड की एवरेज स्पीड पॉइंट एक्स पे मौजूद है, इसका मतलब इससे पता चलता है कि क्योंकि पॉइंट एक्स पे जो स्पीड है वो इन दोनों का एवरेज है, लिहाजा पॉइंट एक्स बिल्कुल बीच में होगा। ऐसा कुछ भी ड्रामेबाजी नहीं, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं। क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो मुसलसल लागू हो रही है, उसकी वजह से स्पीड मुसलसल बढ़ रही है। इंक्लाइन प्लेन पे फोर्स एम जी साइन थीटा है, फ्रिक्शन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो अगर स्पीड मेरी कांस्टेंट भी बढ़ रही है, ऐसे इससे पता चल सकता है क्या? The particle is at the point x, its speed is the same as the average speed for the motion from a to b। अब एवरेज स्पीड है कितनी? यहाँ पर स्पीड थी 3। चलें इसको मैं रिविजिट करता हूँ, मुझे सोचने दे थोड़ा सा। इनिशियल स्पीड अगर मेरी 3 है और फाइनल स्पीड मेरी अगर 7 है, तो 3 से 7 का एवरेज होगा 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2, इट्स 5। एक्स पे स्पीड होगी 5। अब अगर ए टू एक्स आते हैं तो फाइनल होगी, और अगर एक्स टू बी जाते हैं तो इनिशियल होगी 5। एक्स पे स्पीड बहरहाल 5। तो when the particle is at the point x its speed is the same as the average speed for the motion from a to b। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर, नहीं, सही सोच रहा था मैं। क्योंकि स्पीड अगर कम है तो वो डिस्टेंस कम रेट पे तय कर रहा है, तो स्पीड जैसे जैसे वो आगे जाएगा बढ़ती जाएगी, तो उसकी वही डिस्टेंस ज़्यादा रेट पे ट्रैवल होती जाएगी। तो इनिशियली इनिशियली जो है 3 से 5 तक आने में, 3 स्पीड से 5 स्पीड तक होने में स्पीड तो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, लेकिन डिस्टेंस सेम रेट पे कवर नहीं होती ना। बताने का मकसद ये है कि जब स्पीड, व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। तो स्पीड हमारी कम है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम कम है, स्पीड ज़्यादा है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम ज़्यादा है। स्पीड 3 थी, इसका मतलब हर सेकंड 3 मीटर्स कवर हो रहा था। पहले सेकंड 3 मीटर्स कवर हो, लेकिन साथ साथ स्पीड बढ़ भी रही है, तो हम इसे निकाल नहीं सकते। बहरहाल ये पॉइंट एक्स बीच में है, ये हम फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि क्योंकि स्पीड जो एक्स पर है वो ए और बी का एवरेज है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि एक्स बिल्कुल बीचों बीच लाई करता है, ये बात ध्यान में रखें। क्योंकि फिर अगर ये मिसाल है कि अगर हम अज्यूम करते हैं कि ए एक्स 4 मीटर है और एक्स बी 4 मीटर है, तो हम ये कह रहे हैं कि ए से एक्स तक, मतलब स्पीड 3 से 5 होने में 4 मीटर्स लगे, तो स्पीड 5 से 7 होने में 4 मीटर्स की डिस्टेंस कवर। एक मिनट, मुझे सोचने दे वैसे। इनिशियल अगर हमारी 3 है और फाइनल अगर हमारी 5 है, और डिस्टेंस अगर हमारी 4 है, तो एक्सेशन क्या आती है हमारी? वही आती है, नहीं? 5² = 2u² +2as। चेक करने दे, मैं बात तो कर रहा हूँ। 2 × 2.5 × 4, 2 × 2.5 × 4 +3²।
हाँ नहीं हो रहा ना वैलिड। अगर मैं वी स्क्वायर इक्व टू यू स्क्वायर प्लस 2 as करता हूँ और एक्सेशन की जगह 2.5 लेता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस 4, और इनिशियल मेरी 3 थी, उसका स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐड करता हूँ, तो ये मिला के 29 बनता है। और ये 5 स्क्वायर जो है, जो एक्स पे स्पीड है, वो 25 होती है, बराबर नहीं है। इसका मतलब जो बात मैं कह रहा था वो सही है कि एक्स बिल्कुल हाफ वे है, ये बात हमें पता नहीं चल। अच्छा चले, अब समझ में आता है आगे। ये तो हमने पढ़ लिया, एवरेज स्पीड पता चल गई, तो एक्स पे स्पीड पता चल गई। When the particle is at the point x, its speed is the same as the average speed for the motion from A to B. Find the work done by the frictional force for the particle's motion from A to x. Find the work done by the frictional force for the particle's motion from A to x. तो A to x में वर्क एनर्जी इक्वेशन बनाना होगा। क्या होगा वर्क एनर्जी इक्वेशन? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, जबकि एंगल आ चुका है, अब एंगल इक्वेशन पार्ट 2 में आ चुका है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि ये 4 है और ये 4 साइन थीटा है। लॉस इन पी आ जाएगा, लॉस इन पी इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस गेन इन की। बेहतरीन, आराम से आ जाएगा। गेन के ही भी पता है, क्योंकि स्पीड पता चल गई है, तो मसला ही नहीं है, बहुत मजे से हो जाएगा। ये देखो, एवरेज स्पीड निकाले 3 + 1/2 से 5। हाँ, फिर अगर मैं दो मेथड से मैंने यहाँ पर किया हुआ, दो मेथड से किया हुआ, एक मेथड वर्क एनर्जी इक्वेशन भी है और एक फोर्सेज वाला मेथड भी। अगर मिसाल है कि मैं एवरेज स्पीड निकालता हूँ इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 से, तो वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2 as से मैंने ये तय किया था ना कि डिस्टेंस बराबर नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि ओ, हालांकि एक्स पे स्पीड बिल्कुल हाफ है, जो ए और बी का एवरेज है वो है एक्स पे, बट ए और एक्स की डिस्टेंस जो है वो कम है, और एक्स और ए की डिस्टेंस, एक्स और बी की डिस्टेंस ज़्यादा है। ए और एक्स के दरमियान डिस्टेंस कम है, मतलब एक्स ए से करीब। क्योंकि इनिशियली जो है 3 से 5 होने में एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन तो है। 3 से 5 और 5 से 7 होने में एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट ही है, लेकिन टाइम तो 3 से 5 में जितना लगेगा, आई गेस उतना ही 5 से 7 में लगेगा, है ना। लेकिन जो डिस्टेंस है वो, क्योंकि इनिशियल स्पीड कम है, तो डिस्टेंस कम कम ट्रैवल हो रही होगी, तो ए एक्स डिस्टेंस कम, इसीलिए यहाँ पर आप देखें डिस्टेंस अगर मैंने निकाली तो 3.2 आई। अब अगर मुझे वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा। और डिस्टेंस निकालने के लिए फ्रिक्शन फोर्स मेरे पास पहले से थी, मैंने ऊपर भी मेथड, ऑल्टरनेटिव मेथड किया था, तो मैंने फ्रिक्शन फोर्स निकाली थी 7/8। कैसे निकाली थी? वर्क डन बाय ड्राइविंग, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन 7 था। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो वर्क डन जो है 7 जूल्स है, फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन है, और डिस्टेंस थी 8 मीटर, तो फ्रिक्शन फोर्स आई थी 7/8। वही फॉलो करें, क्योंकि फ्रिक्शन तो कॉन्स्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर यही किया कि मैंने डिस्टेंस निकाली, और डिस्टेंस निकालने के बाद वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालने के लिए फ्रिक्शन फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। एवरेज स्पीड निकाली, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के डिस्टेंस निकाली, और फ्रिक्शन फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके मैंने वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकाली। एक तरीका ये। पार्ट 2 में हमने फ्रिक्शन निकालने के लिए वर्क डन को डिस्टेंस से डिवाइड किया, ये मैंने एरो डाल के बता दिया। दूसरा तरीका जो मैं आपको पहले ही मेंशन कर रहा था कि लॉस इन पी इक्वल्स वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस गेन इन के ही है। लॉस इन पी के लिए mgh होता है, और 0.8 × 10 × 3.2 साइन थीटा होगा। हाँ, इसका मतलब ये कि हर सूरत हमें 3.2 तो निकालना ही निकालना है। इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करके डिस्टेंस तो निकालनी ही निकालनी है। तो लॉस इन पी इक्वल्स टू mgh, और हाइट इज 3.2 साइन थीटा। वर्क डन फ्रिक्शन मुझे निकालना है। गेन के मुझे पता है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ से वर्क डन फ्रिक्शन आपको आ जाएगा 2.8 जूल्स। दोनों मेथड आपके सामने आ गए। 3 नंबर का सवाल था, 2 4 6 6 3 9, टोटल 9 मार्क्स थे, बट मैंने पूरा सवाल आपका 9 मार्क्स का कर दिया। और मैंने जहाँ मल्टीपल मेथड्स थे वो वर्किंग भी आपके सामने रख दिए, तो फॉलो कर सकते हैं। कभी इंसान का दिमाग चलता है, एक वर्किंग जहन में आती है, कभी दूसरी वर्किंग जहन में आती है, और प्रैक्टिस अच्छी होगी तो दोनों वर्किंग जहन में आएंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन 9 का सोल्यूशन आपके सामने रख दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
क्या कहते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मजीद सवाल करने के लिए मौका दूँ आप लोगों को इंशाल्लाह? मजीद सवाल खुद करके लाएं और फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मेरे ख्याल से मैंने पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः, छः सवाल तो डिस्कस किया आज ना। छः सवाल डिस्कस किए, तो अब आप लोग इंशाल्लाह उसकी बेसिस पर मजीद सवाल ट्राई करें। जो सवाल किसी जगह फंस जाए तो डीमोटिवेट मत हो, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे। तो मुश्किल सवाल लगे मार्क करें, आगे इंशाल्लाह मैक्सिमम पॉसिबल सवाल करके नेक्स्ट क्लास में लेकर आएँ। और कहीं मसला मसाइल दिक्कत परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।